नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GKY मनोज सर में। जैसे कि कल हमने आपको डिस्कस किया था राष्ट्रपति का पार्ट 1, ठीक है। तो उसमें हमने आपको क्या बताया था उसके बारे में बताएंगे, और आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के लिए पार्ट 2। सबसे पहले हम आपको 1 मिनट के अंदर जल्दी से बता दें कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस प्रोसीजर के थ्रू होगा, और राष्ट्रपति की जो परिभाषा है वो हमने आपको कल बताई थी। उसका निर्वाचक मंडल क्या होगा, कौन कौन उसमें भाग लेगा, और ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। आज हम आपको थोड़ा सा कल के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो है अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रपति जो होंगे वो संवैधानिक कार्य प्रमुख होंगे। अनुच्छेद 54 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा, जिसमें कौन होगा, जिसमें आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, और जो राज्य की विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य होंगे, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी इनके निर्वाचित सदस्य होंगे। और उसमें राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CGI, अगर CGI नहीं है उनकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। और कल हमने आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य, अगर उनको आशंका है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। कल हमने आपको इतना बताया था। आज हम आपको डिस्कस करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे पहले हम बताएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। जो परिभाषा है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है वो बताया गया है आपके अनुच्छेद 56 में, लेकिन कैसे हटाया जा सकता है ये संविधान के अनुच्छेद 61 में आपको बताया गया है। तो इसके जो प्रोसेस है वो क्या होगी वो हम आपको इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब है संसद है उसमें राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद का एक न्यायिक भूमिका की तरह काम करती है, ठीक है। राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति पर यह आरोप लगे कि वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, ये आरोप लगता है। उस केस में क्या होगा, राज्यसभा हो या लोकसभा हो उसके 1/4 मेंबर ये प्रस्ताव पास करेंगे कि राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, या जो संविधान में जो उनके अधिकार हैं उन अधिकार के रूप राष्ट्रपति काम नहीं कर रहे हों, तो लोकसभा हो या राज्यसभा उसके 1/4 मेंबर 1/4 सदस्य अपना जो प्रस्ताव है वो पास करके राष्ट्रपति को भेजेंगे कि आपके ऊपर ये आरोप लगा है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देंगे कि आपके ऊपर यह आरोप लगा है, ठीक है। तब क्या होगा, राष्ट्रपति को 14 दिन तक उनको सूचना मिल जाएगी, या तो वो खुद आएंगे जिस सदन जिस हाउस में उनके खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुआ है, या तो वो खुद आएंगे अपना सफाई पेश करने के लिए, या फिर किसी अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे कि वो उस जो आरोप लगा है उसको सफाई दें, या फिर उसमें अपना जो आरोप है उसको सिद्ध करें, या फिर उसमें वो मतलब बरी हो जाएं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जिस सदन से या फिर पास हुआ है 1/4 मेंबर का जो प्रस्ताव है उसी सदन या फिर लोकसभा हो या राज्यसभा हो वहां से 2/3 बहुमत से पारित होगा। 2/3 मतलब एक विशेष बहुमत से, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, सर्वोच्च अधिकारी हैं देश के, वो प्रथम नागरिक भी हैं। अगर उनको हटाना है तो विशेष बहुमत से लोकसभा हो या राज्यसभा हो वहां से बहुमत पास होगा। लोकसभा से अगर मान लो लोकसभा में पास हुआ है तो फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा उसकी जांच करेगा, फिर वो भी अगर राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पास कर देता है तो राष्ट्रपति को हटा हुआ माना जाएगा। ये आपका महाभियोग है, इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में यह बताया गया है यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है
तो वो भी इस पे पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है। मान लो कि अब हमारे राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अगर वो चाहें तो अगला भी चुनाव लड़ने के लिए उनको अधिकार प्राप्त है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 बार चुनाव लड़ना है कि 1 बार, जैसे अमेरिका में है राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही चुना जाएगा, ऐसा अपने भारत में कहीं नहीं है। वो कितनी भी अधिकतम सीमा तक राष्ट्रपति रह सकता है और कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कहां पर लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है कि वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो राष्ट्रपति क्या है, कार्यकारी प्रमुख है। तो जो भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन वो किसकी सलाह पर होंगे, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ये काम होंगे। और ये कहां लिखा गया है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 में ये लिखा हुआ है कि जो भी कार्य होंगे देश में वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है, तो हम आपको ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हैं प्रशासनिक शक्तियां हैं, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले आपको ये बता दें कि कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति की होती हैं। तो प्रशासनिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, राजनयिक कूटनीतिक शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, राष्ट्रपति न्यायिक तौर पर भी काम करेगा, राष्ट्रपति के बाद वीटो शक्तियां हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी है। देश में राष्ट्रपति आपातकाल भी लगा सकता है, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं और अन्य शक्तियां हैं, ये हम आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास क्या, प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियों का तात्पर्य क्या है कि उन सभी कार्य को करने की शक्ति जो विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन किसकी सलाह पर होंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होंगे। ठीक है, हम आते हैं अब अनुच्छेद 53 प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत। राष्ट्रपति जो होगा वो देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने, उन्हें हटाने की उनको शक्ति दी गई है। तो ये आपके जो छोटे एग्जाम है या फिर जो एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, वहां से सवाल पूछ लिए जाते हैं आपके कि राष्ट्रपति किस किस, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक सवाल बनते हैं कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। उसके बाद उसकी जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति करेगा, किसके कहने पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। कौन मंत्री बनेगा, कौन हटेगा, ये काम कौन करेगा, ये करेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन किसके कहने पर, प्रधानमंत्री जी के कहने पर। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री का जो आप समझ रहे होंगे कि हम तो वोट देते हैं एमपी को, तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, नहीं, प्रधानमंत्री की होती है नियुक्ति, और कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगली नियुक्ति क्या है, भारत का न्यायवादी, जो कहां बताया गया है, अनुच्छेद 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में यह बताया गया है कि भारत का एक महानादी होगा जो भारत सरकार का वकील होगा, क्योंकि सरकार पे क्या है, आरोप लगते हैं, सरकार के खिलाफ लोग कोर्ट चले जाते हैं, तो उसकी जो केस होंगे उसकी पैरवी कौन करेगा, आपका महान्यायवादी करेगा, जो कहां बताया गया है, आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, और इसको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जैसे आप बोलते हैं कैग, और ये इसका वर्णन कहां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है कि एक भारत सरकार का कैग होगा। ये क्या करेगा, जो भारत सरकार की जो भी योजना है तो उनका पूरा लेखा जोखा रखेगा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आगे भारत उच्चतम न्यायालय एवं सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है या फिर उसके जो साथी न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, सभी राज्यों के राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, जैसे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और उनकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं उपराज्यपाल हैं जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, कहीं प्रशासक हैं, तो उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आगे चलते, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, जैसे जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, और जो इसके साथी हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, उनकी भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। आगे चलते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मतलब केंद्र और राज्य सरकार में कोई झगड़ा ना हो उसके लिए क्या है, राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, जो कि केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसे का बंटवारा है वो वित्त आयोग करे। ठीक है,
आगे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो विशेष अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे। भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं विशेष अधिकारी उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये सभी नियुक्तियां जो मैंने आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि ये सभी जो राष्ट्रपति है वो क्या है, कार्यकारी प्रमुख है। ये सभी जो नियुक्तियां राष्ट्रपति करेगा वो अपने विवेक से नहीं, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। लेकिन कुछ कुछ जो पद हैं उनके लिए वो है कुछ व्यक्तियों की सलाह भी ले सकता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है मामले में वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। जैसे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसने की, राष्ट्रपति ने। अब मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, उन वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में और हम किन किन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। वो सब मुख्य भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर राष्ट्रपति जी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सैन्य शक्तियां। जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी सैन्य शक्तियां, जो राष्ट्रपति क्या है, देश की जो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। किसी देश के साथ युद्ध घोषित करना हो या शांति स्थापित करनी है, वो शक्ति भी राष्ट्रपति जी के पास है। परंतु ये शक्ति वास्तविक ना होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है, क्योंकि संविधान के अनुसार, हमने आपको स्टार्टिंग जब वीडियो तभी बताया था, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। और ये अनुच्छेद आपका काफी बार पूछा जाता है कि बताइए कौन सा वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, तो अनुच्छेद 74। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है राजनयिक कूटनीतिक शक्तियां, मतलब जो भी देश से बाहर जो राजदूत जाएंगे या फिर कूटनीतिक अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल का प्रमुख होता है, साथ साथ विधायक से जुड़ी कुछ शक्तियां रखता है, जिनमें प्रमुख शक्तियां हैं कि वो संसद का कब कौन सा सत्र बुलाना है, किसको विघटन करना है, सत्रावासन करना है, ये सब किसके पास शक्तियां हैं, अनुच्छेद 85 जो किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, उनका विघटन कर सकता है। ठीक है, अगर दोनों सदनों में कोई भी गतिरोध है तो उनकी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108 में। लेकिन इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, सिर्फ ये बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, जो स्पीकर है। बैठक की जो अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा स्पीकर करेंगे। एक और सवाल मैं आपको यहाँ बताता चलूं, जो आम जो चुनाव होते हैं उसके बाद जो एमपी चुने आ जाते हैं उनमें एक चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर मतलब ऐसा कोई अलग से चुनाव नहीं होता, जो कोई वरिष्ठतम सदस्य होता है लोकसभा का उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वो क्या है, एमपीओ को, जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाते हैं। इतना काम है प्रोटेम स्पीकर का। राष्ट्रपति और क्या काम करेंगे, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के को संबोधित करेंगे। मतलब जैसे कोई नई लोकसभा चुन के आई तो जो आम चुनाव हुए पहली बैठक होगी उसमें वो अपना अभिभाषण देंगे। और जो प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, जैसे पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र, उसमें क्या करेंगे, राष्ट्रपति अपना संबोधन देंगे। ठीक है, और दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को भी संबोधित करते हैं। ये हम आपको बताएं। और ये कहां लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 87 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम ये चीज हमने आपको कल भी बताई थी और आज भी बता रहे हैं कि राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नामांकित करता है जिनके पास साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में कोई विशेष ज्ञान या उनको व्यवहारिक अनुभव है, जिससे भारत सरकार उस ज्ञान का फायदा ले अलग अलग क्षेत्रों में। और ये कहां लिखा हुआ है, ये अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नॉमिनेट करेंगे जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्तीय शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां हैं। जो धन विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की जो सहमति है उसके बाद ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक, ये सवाल पूछा जाता है कि धन विधेयक किसकी सहमति से लोकसभा में लाया जाता है, तो राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है कभी भी। ठीक, वो वार्षिक विवरण केंद्रीय बजट को संसद में समक्ष रखवाता है। इंपॉर्टेंट चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, वो
ये चीज हम आपको बता चुके हैं। वो भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी कर सकता है। और ये चीज हम आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं। वो राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां मतलब कि राष्ट्रपति क्या है, न्यायपालिका की भूमिका में भी काम करते हैं। ठीक है, अपनी न्यायिक शक्तियों के अंदर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। ये आपको ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। बच्चे इसमें बहुत इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। कंफ्यूज होते हैं कि इनकी नियुक्ति, क्योंकि ये राज्य में होते हैं तो राज्यपाल नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और एक और न्यायिक भूमिका में कि राष्ट्रपति क्या है, वो उच्चतम न्यायालय से सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन वो किसी भी बिल पर किसी भी कानूनी सलाह ले सकते हैं। क्यों, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उस सलाह को राष्ट्रपति माने, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आगे है अनुच्छेद 72 के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति किसी भी दोषी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दंडित कर दिया है या उसको फांसी की सजा दे दी है, तो उसको राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई पड़ोसी देश है जो जिसने भारी आक्रमण किया है या वो युद्ध के मूड में है या फिर सशस्त्र विद्रोह, देश में क्या है जब जनता सड़कों पे हथियार लेके निकले, तो उस परिस्थिति में क्या है राष्ट्रपति जी क्या है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल है जिसका जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है। तो तीन तरह के से लेगा, कैसे, या तो बाह्य आक्रमण हो या युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह हो। ये जो सशस्त्र विद्रोह जो वर्ड है ये था पहले आंतरिक अशांति। इसका मतलब इसको भारतीय संविधान के जो संशोधन है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 356 के को राष्ट्रपति को यह शक्ति है किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर उसे समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है। जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं वही काम राज्य में राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको लगे कि जो मुख्यमंत्री जी हैं या उनकी जो सलाह जो उनका वो जो काम कर रहे हैं उसमें क्या है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रिपोर्ट भेजेंगे किसको, राष्ट्रपति को अपनी, और राष्ट्रपति क्या करेंगे वहां पर आपातकाल की घोषणा करेंगे। ठीक है, और ये किसमें मेंशन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में ये मेंशन है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये कब लगेगा, ये लगेगा जब राज्यपाल ये लिख के देंगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, तब इसकी उद्घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 360। इसमें यह बताया गया है कि देश में वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो देश में वित्तीय स्थायित्व या साख संकट हो तो वो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जैसे अभी करंट में आपने देखा होगा श्रीलंका में ये कंडीशन चल रही है क्योंकि वहां वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आर्टिकल 358 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 में बताया गया है यदि आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या आक्रमण के आधार पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं की गई है तो अनुच्छेद स्वयं निलंबन हो जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका जो राष्ट्रपति ने क्या है आपका आपातकाल लगा दिया, तो आपका जो अनुच्छेद 19 है जो किससे रिलेटेड है, स्वतंत्रता की आजादी, मतलब वो निलंबन हो जाएगा। और उस स्थिति में अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा शेष अनुच्छेद में दिए गए मूल अधिकार या उनमें से किन्हीं का निलंबन कर सकता है। जब आपका देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से आपका 20 और एक 21 इन आर्टिकल को छोड़कर आपके सभी मूल अधिकार क्या होंगे, निलंबन हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो काफी परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि वे कौन से अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन नहीं होते हैं। तो कौन से अनुच्छेद हैं, 20 और 21। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, अगर लगे कि कोई जो भारत के लोग हैं उनके लिए एक जरूरी बिल है, उनके स्वास्थ्य से लेकर उनकी सुरक्षा से लेकर
उस केस में क्या करेंगे, राष्ट्रपति एक अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश जारी करेंगे और वो अध्यादेश क्या होगा, कानून के रूप में माना जाएगा। लेकिन वो कब करेंगे, जब सदन के सत्र ना चल रहे हों, लोकसभा राज्यसभा के जब सदन ना चल रहे हों, उस स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश जारी करेंगे और एक कानून के रूप में वो बन जाएगा। कब, कौन सी कंडीशन में करेंगे, जब सत्र ना चल रहे हो, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लेकिन जब संसद के सत्र चलेंगे तो उस कानून को वो पास करा लेंगे, ठीक है। अगर वो पास नहीं कराते हैं संसद से तो वो कानून क्या है, आपका फेल हो जाएगा, वो विफल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में ये पूछा जा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो वो 123 में है। यही शक्ति राज्य में राज्यपाल को है और वो कौन से अनुच्छेद में है, 213 में, ठीक है। आप उल्टे कर देना, 1 2 3 है और इसको 2 1 3 कर देना, यह शक्ति आपके राज्य में राज्यपाल को, ठीक है। आगे चलते अन्य शक्तियां, ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास वो शक्तियां है, वो किसी विधि या तथ्य के ऐसे प्रश्न पर व्यापक महत्व है, उसे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से इस विषय पर सलाह लेनी चाहिए, तो वो सलाह मांग सकता है। आया समझ में, नहीं आया आपको? इसका मतलब है कि कोई विधि तथ्य को वो सर्वोच्च न्यायालय से समझ सकते हैं कि इसमें क्या और हम अच्छा कर सकते हैं, क्या ये कानूनी रूप में सही है कि नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो कानून की रक्षक है, वो कानून को संविधान के अनुरूप वो चीज है। सपोज करो लोकसभा में कोई बिल आया, वो राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से फिर गया वो राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट से यह सलाह लेंगे कि देखो इसमें कहीं मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी भी कानून का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को माने, वो बाध्य नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो उनको सलाह दी है उसको माने, वो बाध्य नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया हो आपका। ये काफी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ये आपके अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है। ये अभी रेलवे में पूछा हुआ सवाल है लेटेस्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की पद अवधि। राष्ट्रपति का जो चुनाव हमने आपको समझा दिया, वो कितने समय तक रह सकते हैं, तो ये कहां लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, ठीक है। कब, कितने साल तक करेंगे, 5 साल तक करेंगे। जिस दिन से वो शपथ लेंगे उसके अगले 5 साल तक वो पद पर बने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो चाहे तो पुनर्निर्वाचन का प्रत्याशी हो सकता है, ये नियम है, ठीक है। ये आपको बता दूं मैं, 5 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति की पदवी निम्न प्रकार से समाप्त हो सकती है, हम आपको बता चुके हैं। तो कैसे कि राष्ट्रपति चाहे तो अपना उपराष्ट्रपति को अपना संबोधित त्याग पत्र भी दे सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनके पास, ये हम आपको समझा दिया है, अनुच्छेद 61 में बताई गई रीति के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जो उसका, अगर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, 56 का आ। लेकिन क्या प्रोसेस होगा, वो कहां लिखा है, वो लिखा है अनुच्छेद 61 में लिखा है, ठीक है। कार्यकाल उनका 5 समाप्त होने पर यानी 5 साल तक वो पद पर बने रहेंगे। यदि पद ग्रहण करने के लिए ना हो तो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित होगा, ठीक है। आगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए कि सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था महाभियोग किस अनुच्छेद में, 61 में। आप मुझे इसका जवाब कमेंट में जरूर बताना कि जब हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं तो उसके जो पार्टीशन होता है उसमें कौन वोट करते हैं, क्या उसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो उसमें भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है और कमेंट में आप जरूर बताना। इसका जवाब फिर हम कल की वीडियो में देंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमने आपको आज शक्तियां पढ़ाई, उनका महाभियोग पढ़ाया। कल हम आपको बताएंगे आपका पार्ट 3 राष्ट्रपति का, उसमें हम आपको बताएंगे कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं। और वहां से जैसे कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, बीवी गिरी। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन शाह। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जहां से सवाल बनते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रपति अब तक हुए हैं और अब वर्तमान में कौन है और आने वाला क्या सिनेरियो है उसके बारे में। तो नमस्कार, धन्यवाद। और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लगे कि हमको कुछ इसमें जानकारी मिली है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हम आने वाली चीजें आगे हम आपको
सुधारने का आप हमें मौका दें। धन्यवाद।